Hello students, welcome to Ali Update. And this is our third session of counting. Students, if you want the PYQs of BCom entrance examination, then please download our app from the Google Play Store, and from there you can obtain our previous year questions related to entrance examination and many more important study material from there, and which will be helpful for scoring good marks. Okay. So, and if you have not subscribed our YouTube channel, then please subscribe our YouTube channel for future related updates. So now let's begin our session. तो कंपनी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, प्रोफेसर हनी ने दी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ यानी कोई एक्ट या लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। इसकी खुद की पहचान होती है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इसका खुद का वजूद होता है, मतलब कोई बंदा बिजनेस में आता जाता है, उसकी डेथ होती है या वो इंसान होता है मेंटली डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो, उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी उससे बंद नहीं होती, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की कंसर्न शो करने के लिए, जैसे हम अपनी मर्जी दिखाने के लिए सिग्नेचर यूज करते हैं, सेम वे में कंपनी की कंसर्न शो करने के लिए बिजनेस डीलिंग के लिए कॉमन सील यूज की जाती है। ओके, दैट इज कंपनी। ठीक है, अब बात करें तो कंपनीज जो है, जो कि कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, वो कौन कौन सी हैं, दैट वी विल सी। तो जैसे कि कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट। अब अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिनकी लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं हो। और दूसरी चीज क्या है, तो इंडिया में इस तरह की कोई कंपनी होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई एक्ट में दिया नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हर एक मेंबर जो है वो अपनी गारंटी देता है कि वो अगर बिल्ड अप कंपनी हुई या लिक्विडेट हुई, तो उस इवेंट में वो कितना अमाउंट वो श्योरली देगा, तो दैट गारंटी हो गया। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर को पूरा जितना उसका वैल्यू की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके शेयर्स की, उतना अमाउंट उसको पे करना होगा। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। अब बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दिया हुआ है। पब्लिक कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी यानी कि ये जो है प्रोस्पेक्टेड यानी एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकता पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को ये इशू नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस, जबकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक को, यानी पब्लिक को वो शेयर इशू करने के लिए इन्विटेशन दे सकती है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं करे जा सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, जबकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ना कंपल्सरीली जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके एंड ऑफ नेम में प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी लिमिटेड अटैच करना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के एंड में सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिमिटेड लगाया जाता है। प्राइवेट कंपनी को जो है कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी जो है उसको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कंपल्सरी। नाउ प्राइवेट कंपनी को किसी तरह की स्टेट्यूटरी मीटिंग नहीं करनी होती, जबकि पब्लिक कंपनी को जो है 6 महीनों के अंदर यानी उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ जो कमेंसमेंट मिला है उसके 6 महीनों के अंदर उनको एक स्टेट्यूटरी मीटिंग रखनी होगी। प्राइवेट कंपनी है ना, उनको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी को तभी बिजनेस वो स्टार्ट कर सकती है जब उनको लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी उसके शेयर स्पॉट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, जबकि जो पब्लिक कंपनी उसके शेयर स्पॉट किए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ना बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स बहुत मैंडेटरी हैं, जबकि यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी वहाँ पे 3 डायरेक्टर्स कंपल्सरी होने चाहिए। फिर प्राइवेट कंपनी जो होती है वहाँ पे किसी तरह का मैनेजर रेम्युनरेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि जो पब्लिक कंपनी वहां पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 1% कंपनी, तो इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में दिया हुआ है। नाउ
ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन मेंबर होता है, ये नेचुरल एंड रेसिडेंट हो सकती है, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹1 लाख होना चाहिए और इसमें डायरेक्टर्स 1 से लेके 15 रखे जा सकते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती और जो ऑपरेट 1 पर्सन कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। जब 2 ईयर पूरे हो जाएं और उनका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए या तो एवरेज एनुअल टर्नओवर उनका 2 करोड़ से ज्यादा होगा तभी। अब बात करें तो शेयर क्या होता है, तो जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसके जो स्मॉल डिनोमिनेशन यानी जो छोटे छोटे जो पार्ट किए जाते हैं, ठीक है, सपोज 1 लाख 1 लाख कैपिटल टोटल, और यहाँ पे जो है शेयर्स की कीमत बताए हैं, 1,000 शेयर्स हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जैसे यहाँ पे 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इस तरह से तो आप समझ सकते हो, ठीक है, दैट आर शेयर्स। नाउ जो शेयर होते हैं, ठीक है, जो शेयर होते हैं तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ट्रांसफरेबल होते हैं। इनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मुताबिक इसको एज अ गुड भी ट्रीट किया गया है। इसको आप खरीद सकते हो, बेच कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ शेयर, तो इसके बारे में अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, ठीक है। और शेयर्स जो होते हैं वो मेनली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं जिनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जब प्रेफरेंस शेयर जो है, जब कंपनी वेंड अप हुई तो सबसे पहले पेमेंट इन्हीं को की जाती है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे किया जाता है। लेकिन याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स डिविडेंड होता है, लेकिन इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लिमिटेड वोटिंग राइट होता है, ठीक है। पहले से डिसाइडेड होता है इनका डिविडेंड रेट और इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन याद रखना इसमें रिस्क कम होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वो एरियर्स भी हो सकते हैं और मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इनको रिडीम किया जा सकता है ना। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको रियल ओनर्स कहा जाता है फर्म का, और इनको जो है डिविडेंड मिलता है लेकिन कोई फिक्स नहीं होता। देन इनके पास ये होता है, इनके पास फुल वोटिंग राइट होता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता और इनका अगर डिविडेंड कोई एरियर है तो वहां पे इनको कोई राइट नहीं मिलता, मतलब कि फ्यूचर में अगर ज्यादा प्रॉफिट किया कंपनी तो वहां पे इनको जो है एरियर डिविडेंड नहीं मिलता है। लेकिन ये है कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो वहां पे उसका वो प्रॉफिट के हकदार इक्विटी शेयर्स होते हैं। इनको रिडीम नहीं करते, जब बिजनेस या कंपनी विंड अप होती है तभी इनका पेमेंट किया जाता है, ठीक है, इसलिए रिडीम नहीं होते। अब बात करते हैं राइट शेयर्स, तो राइट शेयर्स यानी जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जो है जब अगर न्यू शेयर्स इश्यू किए गए तो सबसे पहले उनको जो है वो हक दिया जाता है, तो वो कहेंगे राइट शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है कि हमें सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करना है। रेड शेयर जो है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसके रेशियो में दिए जाते हैं, इसको रेगुलेट किया गया एज पर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। नाउ बोनस शेयर्स, तो कंपनी जो है कंपनी कई बार बोनस को शेयर फॉर्म में दे सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है कि कैश जनरेट नहीं होता लेकिन शेयर्स इशू हो जाते हैं, मतलब ये एक तरह का प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन होता है। यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। नाउ डिफर्ड शेयर्स क्या होता है, तो ये जो प्रमोटर या फाउंडर्स होते हैं कंपनी के उनको इश्यू किए जाते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता और यहाँ पे डिविडेंड जो है पे किया जाता है लास्ट में, यानी जब इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की मैच्योरिटी पेमेंट हो गई उसके बाद। अब बात करें, कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो डिफर्ड शेयर इश्यू नहीं कर सकती। डिफर्ड शेयर जो है वो एक कॉमन सोर्स ऑफ इक्विटी नहीं है, इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है और ये जो शेयर्स होते हैं इनको फाउंडर शेयर्स या मैनेजमेंट शेयर्स कहा जाता है। अब बात करें तो स्वीट इक्विटी शेयर्स की, इसके बारे में सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है। ये एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स को
एट अ डिस्काउंट या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए जाते हैं, और ये इसलिए इशू किए जाते हैं मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अवेलेबल करने के लिए। इनका पीरियड, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है। नाउ ब्लू चिप शेयर्स, तो शेयर जो शेयर्स ऑफ कंपनीज विद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जिनका ज्यादा लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उन कंपनीज के शेयर को कहा जाता है। और ये जो शेयर्स होते हैं ये इनकी वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती रहती है। और ब्लू चिप कंपनीज को लीडर्स कहा जाता है फील्ड का, और यहाँ पे मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनीज होती है, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसमें रिस्क कम होता है। अब बात करें एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, तो एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम, ये एक तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है। ये एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ऑफिसर्स को एट अ रेट दिया जाता है कंसिडरेबली लेसर देन दी प्रिवेलिंग मार्केट रेट। इसके बारे में सेक्शन 62 सबसेक्शन 1B ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है। और इसके पहले एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होता है। याद रखना, ये ऑप्शन को प्लेज नहीं कर सकते, इसको हाइपोथेटिकेट नहीं कर सकते, मोर्टगेज नहीं किया जा सकता, मतलब किसी तरह से इनको गिरवी नहीं रख सकते आप। और इसमें लॉक इन पीरियड 1 ईयर होता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो जो है प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, लेकिन इसका जो है मतलब वो 20 साल से ज्यादा का पीरियड के लिए नहीं कर सकती, विच इज इरिडीमेबल और रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर, यानी मैक्सिमम ऑफ 20 साल के लिए ही कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल किया जाता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करते हैं, मतलब कि इतना लिमिट है जिसके मतलब पूरी लाइफ टाइम के दरमियान जो है जो कंपनी है वो सिर्फ मैक्सिमम जितनी इसमें जो कैपिटल रजिस्टर की गई इतना ही वो इशू कर सकती है। ना इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल जो जो ये नॉमिनल कैपिटल इसमें से जो कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि जो 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 पब्लिक है उन्होंने जितना सब्सक्रिप्शन लिया है कैपिटल, जैसे इशू किया था सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टोटल कैपिटल इशू की गई थी, लेकिन सब्सक्राइब हो गई 1,20,000, ठीक है, ये सब्सक्राइब कैपिटल है। नाउ कॉल्ड अप कैपिटल, जो कि जिसे इतना कंपनी ने जो जैसे अब क्या किया, बाकी 20,000 वापस कर दिए, ठीक है, अब उनके पास इतनी कैपिटल बची। अब इसमें से जैसे 1 लाख मंगवाई थी, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 80,000 मंगवाए हैं और 20,000 उन्होंने फ्यूचर के लिए रख दिए, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हुई। अब 80,000 में से जितना पब्लिक पे करेगी वो पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है, और जो रह जाएगा वो अनकॉल्ड कैपिटल आएगा। नाउ रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल यानी सेक्शन 65 द कंपनी एक्ट में दिया गया है कि सिर्फ अनलिमिटेड कंपनी जो है उनका शेयर कैपिटल होता है, तो जो मतलब कि जो अनलिमिटेड कंपनी जिनका शेयर कैपिटल होते हैं जो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं उनका रिजर्व कैपिटल होगा। और रिजर्व कैपिटल यानी कि मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज के लिए जो रखा जाता है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। फिक्स कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, एंड वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। नाउ बात करें रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क है, तो रिजर्व कैपिटल जो है इसको बनाना जरूरी नहीं होता, जबकि कैपिटल रिजर्व जरूरी होता है क्रिएट करना। रिजर्व कैपिटल अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन जो है करना होता है, जबकि कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। रिजर्व कैपिटल जो है बैलेंस शीट में शो नहीं होता, जबकि कैपिटल रिजर्व शो किया जाता है। और रिजर्व कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग अप के टाइम यूज किया जाता है, जबकि कैपिटल जो रिजर्व है उसको कैपिटल लॉस राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है। अब बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी यूज करती है, ठीक है, और इसको प्रोमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एनआरआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि LIC, देन GIC, UTI, ठीक है, देन ICICI, तो इनको इशू किया जाता है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोस्पेक्टस के बदले स्टेटमेंट
इन लियो प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। लॉक इन पीरियड 3 years होता है। नाउ पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, मतलब कि ये पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है और यहाँ पे जो है इनविटेशन दिया जाता है पब्लिक को। देन यहाँ पे एप्लीकेशन कितने होने चाहिए, तो इश्यू प्राइस के 25% प्राइस से लेस देन नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए क्या होता है कि कंपनीज को जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 2013 में कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बताया है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी में दिया हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 30 दिन के अंदर जो है डेट ऑफ इश्यू से मिल जाना चाहिए, अदरवाइज जो अमाउंट होगी उसको 15 डेज के अंदर वापस करना होगा। अगर डिले होता है रिफंडिंग अमाउंट में तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ यानी 15% पर एन्यूम का इंटरेस्ट लगेगा, उसके साथ रिफंड करना पड़ेगा। अब बात करें कॉल्स करनी है तो उसके लिए क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही कॉल्स की जाएंगी। अब कुछ पॉइंट्स बात करते हैं, जो पॉइंट्स रिमेम्बर करना बहुत ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन होती है अलॉटमेंट या कॉल्स, वहाँ पे जो है इश्यू प्राइस का कम से कम क्या होता है कि 25% से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब बात करें तो जो डेट ऑफ अलॉटमेंट हुई उस डेट के अलॉटमेंट की डेट के बाद सारी जितनी कॉल्स है वो 12 महीनों के अंदर ही करवानी होगी और दो कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 महीने का गैप तो होना चाहिए और 14 डेज नोटिस तो एटलीस्ट देनी ही पड़ेगी कॉल्स के लिए। नाउ प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कोई भी जो शेयर्स हैं जो उसको डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। अब एंट्री जब शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू किया जाता है तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देन इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, जब वेंडर्स को इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे व्हेन एसेट्स जब परचेज होते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। देन व्हेन शेयर्स इश्यू टू वेंडर्स तो वहाँ पे आएगा वेंडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। नाउ एज पर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखो कि जब इंटरेस्ट होगा कॉल इन एरियर्स पे तो 10% पर एन्यूम आएगा। देखो यहाँ पे कंपनी एक्ट बोला है ना कि सेबी, याद रखना। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट में कहा गया है कि कॉल इन एरियर्स होगा तो 10% पर एन्यूम एंड इंटरेस्ट जो होगा कॉल इन एडवांस पे 12% पर एन्यूम। अब बात करते हैं फॉरफीचर शेयर्स। तो फॉरफीचर शेयर्स क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयर्स जो है जब शेयर होल्डर्स अमाउंट नहीं पे कर पाए, ठीक है, और उन्होंने पे नहीं किया, उसकी वजह से जब ये शेयर्स को कैंसिल किया जाता है दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर सिर्फ अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करेगा ना, उसमें अगर पहले से डिसाइडेड है ना तो ही आप फॉरफिट कर पाओगे, अदरवाइज नो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अकाउंट जो होती है टू कॉल इन एरियर्स, यानी जो अनपेड अमाउंट है ना वो कॉल इन एरियर्स भी, और जो पेड अमाउंट जो कि जो 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 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने जितनी अमाउंट पे की थी ना तो वो जब्त कर ली गई, तो उसको हम कहेंगे, उसको फॉरफीचर में डालेंगे। अब बात करते हैं कि जो शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसको कंपनी जो है री इश्यू कर सकती है, ठीक है, और जो है जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होते हैं उसका नेचर यानी वो एक तरह का पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स एक तरह से एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, और ये जो है फर्म का बोरोइंग कैपिटल शो करता है। डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं, मतलब क्या होता है, जिन्होंने डेप्ट दिया है ना कंपनी को, उनको है ना उसके रिटर्न में सर्टिफिकेट दिया जाता है जो दिखाता है, उस पर एक डेट लिखी होती है
कि इस डेट पे उनको उनकी अमाउंट वापस मिल जाएगी, और उस पर एक मैच्योरिटी डेट होती है, उसके साथ साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइडेड होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, उनको उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट वो फिक्स होता है। डिबेंचर होल्डर्स के पास किसी तरह का वोटिंग राइट या मैनेजमेंट में कोई पावर नहीं होता, और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कहा जाता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो उनको ओनर्स कहा जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कहा जाता है। अब बात करें कि कोई भी कंपनी जो है वो 10 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी डेट वाले डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वहां पे वो जो है 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से ज्यादा की लिमिट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम वाले डिबेंचर्स इश्यू कर सकते। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, उसको कूपन रेट डिबेंचर्स बोलते हैं। और जो जो डिबेंचर या बॉन्ड हम कह सकते हैं जिसपे किसी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो इसमें रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। देखो, रिडीमेबल जो हम एक टाइम के बाद, फिक्स डेट के बाद उसको रिडीम करेंगे, इरिडीमेबल जो कि रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, और देन कन्वर्टिबल यानी कि जिनको हम इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योर्ड यानी जिनपे किसी तरह का चार्ज या चार्ज क्रिएट किया गया है, तो वो सिक्योर्ड होंगे। अनसिक्योर्ड यानी जो डिबेंचर जिनपे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, देन रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड है, और बियरर यानी जहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका नेम रजिस्टर्ड नहीं, यानी मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, देन फिक्स, तो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है। फ्लोटिंग डिबेंचर, यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। देन और भी आते हैं दूसरे डिबेंचर लाइक कॉलेबल, पुटेबल, सबऑर्डिनेटेड, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। नाउ अब बात करें तो जो रिडेम्पशन, किस तरह से डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है, तो तीन तरीके हैं। न्यू शेयर या डिबेंचर्स इश्यू करके, या तो आउट ऑफ कैपिटल, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट। नाउ अब बात करें तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये बहुत ज़रूरी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए ही। ठीक है, और कंपनी को जो है डीआरआर क्रिएट करना होगा, एटलीस्ट उन्होंने जितना डिबेंचर इश्यू किया है उसके 25% अमाउंट पे। अब बात करें तो डीआरआर किनको नहीं बनाना पड़ता, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई के अंडर काम करते हैं, जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के अंडर काम करते हैं, बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो उनको जो है डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ता। जब जो है सारे डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्लोज किया जाता है, और जो अमाउंट बचती है उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बारे में अंडर सेक्शन रूल 187 सी ऑफ कंपनीज रूल 2014 में कहा गया है कि हर कंपनी को जो है डीआरआर क्रिएट करना होगा, और उसमें कम से कम 15% से कम उनको इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब एटलीस्ट 15% तो उनको इन्वेस्ट करना है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो कौन सी है? बाय लम्प सम मेथड, बाय इंस्टॉलमेंट, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट, एंड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। मतलब बाय लम्प सम यानी एक साथ सारी मैच्योरिटी डेट पे जो अमाउंट पे की जाती है। इंस्टॉलमेंट वाली क्या होती है कि जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, यानी जितने टाइम के लिए वो डिबेंचर्स इश्यू किए गए हैं, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है एवरी ईयर। इंस्टॉलमेंट में भी की जाती है। बहुत बार कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स को खुद ओपन मार्केट में परचेस कर लेती है, या तो शेयर्स को डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स में। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि डिबेंचर्स रिड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सेशन ओवर करते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन है उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स हैं दैट वी विल कवर। ओके, hello students, welcome to LU update. So well, we are going to discuss our remaining topics of accounting for a BCom entrance examination, and यहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हायर परचेस सिस्टम क्या होता है। तो हायर परचेस एक्ट 1972 के अंडर ये काम करता है,
और ये हायर परचेस सिस्टम वहां पे काम करता है जब एसेट्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया जाता है। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट में की जाती है वो इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। जो पहली इंस्टॉलमेंट या सबसे पहले इनिशियल पेमेंट जो की जाती है उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है। इसमें बायर और सेलर का जो रिलेशन होता है वो बेलर यानी सेलर और बेली यानी कि बायर का होता है। अब ये हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि जो असेट्स होती है उसका जो पोजीशन है, उसका जो हक है वो तुरंत ही जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो मिल जाता है और किसको, बेली को। और ओनरशिप जो है तभी इसकी मतलब इसका असेट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन ओनरशिप जो है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है तभी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं वो सेलर को ही बॉन्ड करने होते हैं। अगर बायर जो है वो किसी तरह का इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं पे कर पाया तो सेलर क्या करेगा, वो असेट को अपने पास फिर से रिपोजेस कर लेगा। जितने भी इंस्टॉलमेंट होती है यहाँ पे उनको हायर चार्जेस कहा जाता है टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑफ। अब बात करें अगर जो है बायर ने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है हायरिंग गुड्स का। यहाँ पे किसी तरह का राइट नहीं होता हायर आउट का, सेल ट्रांसफर, डिस्ट्रॉय, प्लेज, यानी किसी तरह से जो बेली है वो गुड्स को ना ही हायर कर सकता है, ना बेच सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही गिरवी रख सकता है। अब इसमें मेथड की बात करें तो इसमें एसेट्स एक्रूअल मेथड होती है और सेल्स मेथड। तो एसेट एक्रूअल मेथड ये एक ऐसी मेथड है जहाँ पे हायर परचेजर ओनर होता है असेट का अप टू द वैल्यू ऑफ कैश प्राइस पेड बाय हिम, जितनी इसने वैल्यू पे की उस हद तक वो उसका ओनर होगा। देन सेल्स मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड में जो है ट्रांजेक्शन जो ट्रीट किए जाते हैं एक्चुअल सेल्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड एज्यूम की जाती है कि जो ओनरशिप एसेट की वो वो परचेजर को यानी कि ट्रांसफर की गई है। अब हायर परचेस प्राइस यानी कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस में क्या होता है, हायर परचेस प्राइस माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखना। इंटरेस्ट में क्या होगा, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब हायर परचेस प्राइस जो है वो कैश प्राइस से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी होता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट या इंश्योरेंस होता है उसका जो कैलकुलेशन वो कैश प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नाउ एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैश प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा और जो बैलेंस होता है हायर सेल्स अकाउंट का वो ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर होता है। जो बैलेंस होता है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि याद रखना हायर सेल्स का वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा लेकिन जो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन है उसका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर इन्विटी मेथड है वहां पे हायर परचेस प्राइस यानी कि इंस्टॉलमेंट प्राइस इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एज पर एन्युटी टेबल। जब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो दो मेथड्स यूज की जाती हैं। प्रोडक्ट मेथड जब टाइम अनइक्वल हो और प्रोपोर्शन मेथड जब टाइम इक्वल होता है। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड जब इंस्टॉलमेंट और टाइम दोनों ही दिए हो। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी होंगी। ठीक है, नाउ रिपोजिशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हायर परचेजर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता और हायर जो वेंडर है उसने क्या किया, वो गुड्स को अपने पास रिपोजेस कर लिया है और उसको बेचा है, तो यहाँ पे फुल रिपोजिशन होता है यानी कि जब पूरी गुड्स वो वापस लेता है। और पार्शियल रिपोजिशन तब होता है जब उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो रिपोजिस्ड जो गुड्स हैं उनका कुछ पार्ट ही सेल किया है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, तो इसको जो है रेगुलेट किया जाता है बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और यहाँ पे एसेट्स को सोल्ड किया जाता है क्रेडिट में, इसको आउटराइट क्रेडिट सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो है पोजीशन एंड ओनरशिप दोनों ही ट्रांसफर होती हैं एट द टाइम ऑफ सेल। अब बात करें यहाँ अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, कोई रह गई तो वहाँ पे जो है जो सेलर है वो बायर के खिलाफ स्यू कर सकता है रिमेनिंग अमाउंट के लिए। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फॉरफिट नहीं कर सकते। इस सिस्टम में परचेजर जो होता है वो एसेट का ओनर बन जाता है और जो बायर है वो प्रॉपर्टी को लोन के लिए एज अ मोर्टेज या तो किसी भी तरीके से वो यूज कर सकता है इस जो है एसेट का
मतलब उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, लेकिन उससे पहले वो ये सारे यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं वो बायर को ही भुगतने होंगे, और ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से इस केस में बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यानी ब्रेक नहीं कर सकता, ना ही वो गुड्स रिटर्न कर सकता है। और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है इसमें इंटरेस्ट अकाउंट यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करना होता है। ओके, तो नाउ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी एक तरह का फी पे किया जाता है, मतलब हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसकी जो राइट लेते हैं उसके लिए जो फी पे की जाती है दैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेसिस पे बेस्ड होती है, और यहाँ पे जो है इसके लिए मिनिमम रेंट जो पे करना होता है, तो उसको मिनिमम रेंट को फिक्स रेंट, डेड रेंट, फ्लैट रेंट या कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, फिक्स्ड, डेड रेंट, फ्लैट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कैसे फाइन किया जाता है, इसका फॉर्मूला है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। यानी जो मिनिमम रेंट पे करना होता है और जो रॉयल्टी यानी जो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन होती है उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, देन सरप्लस कब मिलता है? जब हमने रॉयल्टी पे की माइनस मिनिमम रेंट, जो जो एक्स्ट्रा बचता है दैट इज सरप्लस। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, जो बैलेंस होता है शॉर्ट वर्किंग का अनरिकॉर्ड वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है जबकि रेंट टाइम पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना। देन रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मतलब कि रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हम जो है जो शॉर्ट वर्किंग है प्रीवियस ईयर की, वो अगर हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें अगर कोई सरप्लस रिवल्टी हुई वहां से उसको रिकवर करते हैं, दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रॉयल्टी होते हैं माइनिंग रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी एंड पेटेंट रॉयल्टी। ठीक है, अब इनकी थोड़ी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। दैट इज रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम होती है देन रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और जब पे होती है तो उसकी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और सेम वे में यहाँ पर जब रॉयल्टी जो है जब ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से देन रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, देन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, जब बराबर होती है तब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्रीज याद रखनी है आपको। एंड दूसरी सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। पे जब होता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो है जब ज़्यादा होती है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, एंड जब जो है बराबर होती है तो वहां पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन ट्रांसफर जो होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड। एंड यहाँ पर जो है ट्रांसफर एंट्री जब ज़्यादा होता है तब भी सेम एंट्री रहेगी, एंड ट्रांसफर एंट्री तीनों में सेम ही रहेगी, चाहे बराबर हो या कम हो या बिल्कुल बराबर हो। देन नाउ स्ट्राइक क्या होता है? तो स्ट्राइक इज डन बाय वर्कर वाइल, देखो स्ट्राइक जो है वर्कर करते हैं, ठीक है, जो काम करने वाले हैं, जबकि लॉकआउट वो ओनर ऑफ द फर्म करता है। ठीक है, जब पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद करने का जो थोड़े टाइम के लिए जब डिसीजन लिया था दैट इज लॉकआउट। नजराना क्या है? तो द एक्सेस ऑफ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इज कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, जो एक्सेस होता है रॉयल्टी का मिनिमम रेंट के ऊपर दैट इज सरप्लस, और इस एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ अगर एडिशन में रॉयल्टीज जो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है रॉयल्टी का इसको नजराना या लीज प्रीमियम या गुडविल कहा जाता है। ठीक है, नाउ जो नजराना है इसके अमाउंट को सेट ऑफ किया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरी ईयर ट्रांसफर करके। ये सारी चीजें याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ना। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है? तो ब्रांच अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पे सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है हर एक ब्रांच का, कॉर्पोरेट एंटिटी का, और एक ब्रांच जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सबऑर्डिनेट डिवीजन होता है। ब्रांच अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है और ब्रांचेज जो है वो हेड ऑफिस कंट्रोल करती है। इसमें इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होते हैं, और कैसे होते हैं? मतलब कि जब एक ब्रांच जो है गुड्स या कैश को दूसरी ब्रांच को भेजती है तो इसको इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स कहते हैं।
अब बात करें तो इन ब्रांच और डिपार्टमेंटल में क्या फर्क है, तो ब्रांच जो है वो इसको जो है हेड ऑफिस से सेपरेट किया जाता है स्टैब्लिश करके, जबकि डिपार्टमेंटल में क्या होता है कि मेन ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट जब अटैच होके काम करते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल। देन ब्रांचेस जो होती हैं तो वो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, वो जोग्राफिकली यानी बहुत अलग अलग स्टेट या अलग अलग एरिया में हो सकती हैं, जबकि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही यानी एक रूफ के अंदर एक छत के अंदर ही होते हैं ना। ब्रांच जो होते हैं इसका ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस को एक्सपांड करना, जबकि डिपार्टमेंटल जो है इसका होता है कि फास्ट ह्यूमन लाइफ। नो टाइप्स ऑफ ब्रांच, तो इनलैंड ब्रांच यानी कि जो इंडिया में जैसे हो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एंड फॉरेन ब्रांच जो दूसरे देश में हो। इनलैंड ब्रांच में दो तरह की होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि ऐसी ब्रांच जो अपनी खुद की बुक्स सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाती और उसके जो है जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच। और यहाँ पे इस तरह की जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है यहाँ पे कौन सा सिस्टम होता है बुक्स मेंटेन करने का, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच में देखो कौन कौन सी चीजें बनती हैं, तो डेप्टर सिस्टम या सिंपल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो है जैसे कि ब्रांच नेचर जो है ब्रांच अकाउंट का वो नॉमिनल होता है, और ये स्मॉल ब्रांच के लिए मतलब जो डेप्टर सिस्टम होता है ये सिंपल मेथड ये सिर्फ स्मॉल ब्रांच के लिए यूजफुल होता है, और यहाँ से ब्रांच अकाउंट ही ओपन किया जाता है। ठीक है, नाउ जो दूसरा स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम, तो स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच का जानने के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होता है और यहाँ पे गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, देन फाइनल अकाउंट सिस्टम, तो यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट है इसका जो नेचर होता है वो पर्सनल अकाउंट का होता है, और ये जो है मीडियम और जो हायर कैटेगरीज की ब्रांचेस होती हैं उनके लिए यूजफुल होता है। यहाँ पे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एट कॉस्ट, जबकि होलसेल ब्रांच सिस्टम में गुड्स को इन्वॉइस किया जाता है होलसेल प्राइस टू अ रिटेल ब्रांच। अब बात करें इनवॉइस प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना, यहाँ पे गुड्स जो ट्रांजिस्ट में होती हैं ये दोनों ही साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू ब्रांच वो हेड ऑफिस पे करता है। फिर जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए सिंपल पेटी कैश बुक या इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। नाउ फॉरेन ब्रांच में क्या होता है, कोवर्जन रेट, ओपनिंग रेट, इस रेट को यूज करके क्या किया जाता है, इस रेट को यूज किया जाता है फिक्स असेट फिक्स लायबिलिटीज डेप्रिसिएशन ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करने के लिए। देन क्लोजिंग रेट, इस रेट को यूज किया जाता है कन्वर्ट फ्लोटिंग असेट फ्लोटिंग लायबिलिटीज क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, मतलब इन सबको यूज करने के लिए। देन एवरेज रेट, तो ये रेट को यूज करके जो है बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किए जाते हैं। ना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो इसमें क्या होता है कि इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो अलग अलग डिपार्टमेंट के उसकी डेटा पता चलती है, और इसकी हेल्प से जो है मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने का कारण होता है कि प्लान करना कंट्रोल करना अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट करना, इससे क्या होता है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें भी हेल्प मिलती है। अब इसकी मेथड्स हैं कि कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल अलग अलग सेट ऑफ बुक्स बनाए जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि जो है एक ही बुक में कॉलमनर वाइज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स सारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस में होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ऐसे होते हैं कुछ एक्सपेंस जिनको एलोकेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एलोकेट नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंस जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को चार्ज किए जाते हैं लाइक वेजेस स्टाफ सैलरीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब एक्सपेंस जिनको एलोकेट कर सकते हैं तो वो सेल्स बेसिस पे होते हैं और टाइम बेसिस पे। सेल्स बेसिस में जैसे कि डिस्काउंट अलाउड बैड डेब्ट सेलिंग कमीशन कैरीज ऑन सेल्स एडवर्टाइजमेंट
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, मे भी हो सकता है आपको पूछे जाएं, ऑप्शन दे दिए गए हो कि सेल्स बेसिस पे कौन से एक्सपेंस एलोकेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको ढूंढना होगा इस तरह से। और टाइम बेसिस के लिए रेंट और सैलरी आता है। अब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप एलोकेट नहीं कर सकते, दैट आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल मैनेजर कमीशन, और इनको जनरल पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इंसॉल्वेंसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपनी की जो जो वैल्यू होती है कंपनी की लाइबिलिटीज की, वो उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है। देखो इंसॉल्वेंट यानी क्या हो गया, जैसे कह सकते हैं ना घाटे में चले जाना, डेब्ट ज्यादा बढ़ जाना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फर्म या इंडिविजुअल की नेगेटिव नेटवर्थ होती है, और यहाँ पे जो है किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा अगर उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो इंसॉल्वेंट हो गया। और बिजनेस इंसॉल्वेंट तब होता है जब वो अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पाता जो उसके बाकी थे, ठीक है। और इंसॉल्वेंट बिजनेस जो है, कभी कभी क्या होता है कि होता है, लेकिन उसके लिए लीगल रेमेडी चाहिए होती है जिसको बैंक्रप्सी कहते हैं। और बहुत बार क्या होता है, कंपनी कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो जाती है और इसके पास इतने असेट्स भी नहीं होते कि मतलब वो लायबिलिटीज पे कर पाए, ठीक है। तो मतलब कि असेट्स बहुत बार क्या होता है कि इजिली कन्वर्ट नहीं होते कैश में, और जो उसको जरूरत थी पेमेंट के लिए, ठीक है। अब बैंक्रप्सी क्या होता है कि बैंक्रप्सी वो सिचुएशन है जब पर्सन को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो अपने पेबल जो ड्यूज हैं या पेबल बिल से वो नहीं पे कर पाएगा, दैट इज बैंक्रप्सी सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब जिस टाइम ये पेमेंट करनी है बिल्स की, ठीक है, जब वो ड्यू है या पेबल है उस टाइम वो पर्सन या कॉर्पोरेशन उसको नहीं पे कर पाता, दैट इज इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी दो तरह की है, कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी एंड बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी। कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि दैट लिक्विडिटी पोजीशन की वजह से वो पे डेप्स नहीं पे कर पाए। लेकिन बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि असेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ जाती है। अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो बैंक्रप्सी, मतलब यहाँ बैंक्रप्सी के लिए हम क्या करते हैं कि लायबिलिटीज चेक करेंगे बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जानने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कैश देखेंगे कैश फ्लोज में। एंड इंसॉल्वेंसी चेक करने के लिए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी के लिए हम जो है असेट्स और लायबिलिटीज देखेंगे बैलेंस शीट में। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या होता है, लायबिलिटीज लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है, लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी इज फॉर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन लिस्ट डी इज फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट ई इज फॉर प्रॉपर्टी, एफ इज फॉर बुक डेप्ट, जी इज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एच इज फॉर डेफिशिएंसी। तो लाइबिलिटीज में ये ए से लेके डी तक की है, और जो असेट्स में है वो एफ ई से लेके एच तक के हैं ना। डिफिशियंसी, तो इससे क्या होता है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता, और यहाँ पे टू या बाय वर्ड जो हम यूज करते हैं जैसे पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में, वो वर्ड्स यहाँ पे डिफिशियंसी में यूज नहीं होते। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जानने के दो एक्ट हैं, एक है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 जो कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में मतलब एप्लीकेबल है। दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 जो कि दूसरे स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, गवर्नमेंट ड्यूज, वर्कमैन कंपनसेशन, 1 मंथ रेंट, सैलरी ₹300 पर मंथ बिफोर 4 months of filing petition, wages ₹400 per month before 4 months of filing petition। अब बात करते हैं बैंकिंग कंपनीज की। तो बैंकिंग कंपनीज बैंक बैलेंस शीट जो है वो फॉर्म ए में दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फॉर्म बी ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया गया है। अब ये देखो पूरा फॉर्मेट दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा नंबर शेड्यूल नंबर किसका है, जैसे कैपिटल इज फॉर 1 शेड्यूल नंबर, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2, डिपॉजिट्स 3, बोरोइंग्स 4, अदर्स लायबिलिटीज 5, then cash and balance with RBI 6, balance with bank and money at call 7, investments के लिए 8, advances is 9 schedule, fixed asset 10, other assets 11, contingent liabilities 12, interest on 13, other income 14, interest expanded 15, then operating expense 16।
देखो बैंक को क्या करना होता है, करंट ईयर प्रॉफिट का 1/4 या 25% स्टेट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना होता है। बैंक्स पेड अप कैपिटल जो है हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से 50% लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बैंकिंग असेट्स में दो तरह के असेट्स होते हैं, परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड असेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग यानी जो एनपीए होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स। अब बात करें स्टैंडर्ड असेट्स, तो स्टैंडर्ड असेट्स जो है वो कंटिन्यूअस इनकम जनरेट करते हैं और ऐसे एसेट जो है उन पे नॉर्मल रिस्क होता है। रियल सेंस में देखें तो एक तरह के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होते हैं। ठीक है। और इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं करना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जो तीन तरह के हैं, दैट आर सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड्स यानी वो एसेट्स होते हैं, ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो नॉन परफॉर्मिंग यानी जो मतलब 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और वो मतलब एक्ट उसमें कुछ किसी तरह का उसमें कोई ट्रांजेक्शन ना हुआ हो। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग है 12 महीने से ज़्यादा, तो उनको सब स्टैंडर्ड असेट्स कहते हैं। अब डाउटफुल असेट्स क्या होता है, जो असेट जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, और उसमें मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वो डाउटफुल हो गए, इसलिए उनको डाउटफुल असेट्स कहेंगे। नाउ लोन असेट्स यानी वो ऐसे असेट्स होते हैं जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको पता चल गया कि अब इसमें कोई रिकवरी नहीं मिलने वाली, तो वो लॉस असेट्स होते हैं। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो कौन कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रॉस एनपीए, दैट इज यानी कि जो जितने भी लोन असेट्स हैं जिनको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स डिस्क्राइब कर दिया है किसने, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ऑन बैलेंस शीट डी, तो उसका टोटल किया जाता है। ठीक है। फिर जो ग्रॉस एनपीए होता है ये बताता है कि बैंक ने किस तरह की लोन मतलब क्वालिटी क्या है, जो लोन्स दी गई हैं बैंक के द्वारा वो किस तरह की है। और इसमें सारे तरह के होते हैं इंक्लूडेड, लाइक नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स भी होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लोन एसेट्स। अब ये कैसे मिलेगा, तो ग्रॉस एनपीए इज इक्वल्स टू ग्रॉस एनपीए डिवाइड बाय ग्रॉस एडवांस, ये फॉर्मूला है। अब नेट एनपीए यानी कि ऐसे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के, जिसमें से क्या होता है कि एनपीएस के जो प्रोविजन वो डिडक्ट किए हैं। ठीक है, नेट एनपीए शो करता है कि एक्चुअली बैंक्स पे कितना बर्डन है। इसके लिए क्या होगा, नेट एनपीए इज इक्वल्स टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन डिवाइड बाय ग्रॉस एडवांस माइनस प्रोविजन। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो नेट एनपीए मिल जाएगा। एनपीए जो है वो लोन होते हैं जो ना ही आप रिपे कर सकते हो, ना ही जो है सर्विस होते हैं थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट ऑन टाइम। बहुत बार क्या होता है, इंटरेस्ट या जो ड्यूज होते हैं बैंक ने पे नहीं किए होते फॉर मोर देन 90 डेज, तो जो एंटायर बैंक लोन होता है वो ऑटोमेटिकली एक एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। ये क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज वो लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी बनाई जाती है बिजनेस टेक ओवर करने के लिए, इसको अमालगमेशन कहेंगे। और इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया है। उसमें सारे पॉलिसी बताई गई है किस तरह से अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन होगा। अमालगमेशन जैसे कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड ये दोनों लिक्विडेट होके ए बी लिमिटेड बन गए। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो है एक कंपनी दूसरी यानी एक हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर कंपनी वो वीकर कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, वो टेक ओवर कर लेती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड यानी कि यहाँ पे बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। अकाउंटिंग में एमालगमेशन या कंसोलिडेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, ट्रांसफरर यानी कि वेंडर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी यानी कि जिसको हम कहते हैं परचेजर। अमालगमेशन के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में दिया, दो तरह का होता है अमालगमेशन, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। अब इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, ए प्लस बी ए बी लिमिटेड मर्ज हो गए दोनों, ठीक है, एक न्यू बन गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इस जब मर्जर होगा इस सिचुएशन में दोनों ही कंपनी सेम रहेंगी, दोनों का वजूद रहेगा।
ठीक है। और जो डिफरेंस होता है बिटवीन परचेस कंसिडरेशन एंड नेट असेट्स वो जनरल रिजर्व हो जाएगा मर्जर में। ठीक है। और जितने भी रिजर्व होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के वो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी को। और यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर है ट्रांसफरर कंपनी का वो सेम रहेगा उसका। ठीक है। अब बात करते हैं इन द नेचर ऑफ परचेजर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कंपनी का एग्जिस्टेंस यानी उसका वजूद खत्म हो जाएगा अमालगमेशन के बाद। और जो डिफरेंस रहता है परचेस कंसिडरेशन और नेट असेट ट्रांसफर का उसको कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व और डेबिट बैलेंस होगा तो गुडविल माना जाएगा। और इन द नेचर ऑफ परचेज में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्यूटरी रिजर्व्स जो होते हैं ट्रांसफर कंपनी के वही ट्रांसफर होंगे ट्रांसफरी कंपनी को। और जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका किसी भी तरह का कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा अमालगमेशन पे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेथड्स कौन कौन सी परचेस कंसिडरेशन की, तो 3 मेथड्स हैं। बाय नेट असेट्स मेथड, बाय नेट पेमेंट मेथड एंड बाय शेयर प्रोपोर्शनल मेथड। नेट असेट मेथड जो मेथड होती है उसमें नेट असेट इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जो पेमेंट की जाती है शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब इस मेथड में। और शेयर प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है कि जो पेमेंट है वो शेयर फॉर्म में की जाती है और बैलेंस जो है वो कैश में दे दिया जाता है। मतलब कुछ पार्ट शेयर में दिए जाते हैं, कुछ पार्ट जो है फ्रैक्शन पार्ट में दिए जाते हैं। अब जो है अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर करना है उसके लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। ठीक है। पहली बात तो जो जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ट्रांसफरर कंपनी के वो जो है ट्रांसफरी कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी शेयर होल्डर जिसका 90% से कम नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की, वो जो है ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और जो यहाँ पे कंसिडरेशन दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो ट्रांसफर कंपनी के हैं वो जो है एग्री होते हैं कि वो जो है ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। और जो है यहाँ पे एक और कंडीशन है कि मर्जर में कि जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का वो अमालगमेशन के बाद भी चालू रहेगा वैसा ही। और इसके लिए किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं करनी होती है जैसे कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। ओके, इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब इसमें अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो है जहां अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तब यूज होती है, और जब यूज इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो परचेज मेथड यूज होती है। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी इस मेथड में क्या होता है कि जो असेट्स लाइबिलिटीज और जो भी रिजर्व होते हैं ट्रांसफर कंपनी के वो जो है ट्रांसफरी कंपनी उनकी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करेगी। ठीक है। लेकिन जब परचेज मेथड होती है तो इसमें क्या होता है ट्रांसफरी कंपनी जो है वो अमालगमेशन के बाद जो है आइदर इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब वो क्या करेगी कि वो खुद इनके अमाउंट डिसाइड करेगी, या तो इंडिविजुअल एसेट्स को एलोकेट करेगी। ठीक है। उनकी फेयर वैल्यूज के हिसाब से उनकी उसकी क्या वैल्यू वो एलोकेट करेगी ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। यहाँ पे जो है मतलब परचेस मेथड होता है तो यहाँ पे स्टेटरी रिजर्व जो होते हैं वो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है। देन जो ट्रांसफर कंपनी की जो बुक्स होती हैं वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है। बुक्स जो है जो एसेट्स लायबिलिटीज और परचेस कंसिडरेशन होता है उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए। और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट या लॉस जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। स्टेट्यूटरी रिजर्व जो बनाए जाते हैं इसमें डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होता है। और जो इन द नेचर ऑफ जो परचेजर है इसमें जो भी परचेस कंसिडरेशन और नेट एसेट्स का जो डिफरेंस होता है, तो अगर यहाँ पे डेबिट होगा तो गुडविल होगा, और जब जो है क्रेडिट बैलेंस होगा मतलब कि असेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी परचेस कंसिडरेशन से तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है। नाउ अब बात करें होल्डिंग कंपनी क्या होता है, तो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 होल्डिंग कंपनी मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसने क्या किए हैं कि दूसरी कंपनी यानी अदर कंपनी से जो है उसके आधे से ज्यादा शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। ठीक है। और मतलब उन
के और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दूसरे कंपनीज के, उन पर इस कंपनी का कंट्रोल है, दैट इज होल्डिंग कंपनी। और सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है यूएस में आया था। होल्डिंग कंपनी हम कह सकते हैं एक पेरेंट कंपनी है, जिसका मकसद होता है कि दूसरे जो बिजनेस है उनको ओन और कंट्रोल करना, यानी उनको खरीदना, उनकी ओनरशिप लेना और उनको कंट्रोल करके रखना। पर हमेशा पेरेंट कंपनी जरूरी नहीं है कि वो होल्डिंग कंपनी हो। जब कंपनी जो है एक कंपनी कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को, इसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और एक सब्सिडरी कंपनी जो ये डॉटर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कोई और कंपनी कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब मे भी हो सकता है वो पेरेंट या होल्डिंग कंपनी उसे जो है कंट्रोल कर रही हो। अब इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैपिटल प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट एक्विजिशन से पहले का होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट यानी जो एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेट करते हैं बैलेंस शीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, then opening balance of reserve or reserve at the date of acquisition, then capital part of current year profit, increase or decrease in the value of assets। कैपिटल पार्ट जो होता है करंट ईयर का, वो 3 केसेस में कैलकुलेट नहीं होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस जो है दिया है प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व का, या क्लोजिंग बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व का, या तो जो है प्रॉफिट एंड लॉस या तो रिजर्व दी हुई है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तब कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे होगा, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर माइनस कैपिटल प्रॉफिट करेंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो एक्वायर किए हैं बाय माइनर, देन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ माइनर एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ माइनर। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो एक्विजिशन किया उसका कॉस्ट। तो यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है उसने जो शेयर एक्वायर किया उसकी फेस वैल्यू माइनस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो बैलेंस होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये गुडविल हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो ये कैपिटल रिजर्व हुआ। अब बैलेंस शीट कैसे कंसोलिडेट करेंगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है। देखो, सब्सिडरी कंपनी है ना, वो होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। होल्डिंग कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया है, और सब्सिडरी कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस जो है वो या तो उनमें से एक एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, या तो सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट या लॉस है वो एग्रीड, जो उन्होंने डिसाइड किया उस प्रोपोर्शन में वो जो है शेयर करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप। अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उस कितने होने चाहिए, तो इसके बारे में जो है ऐसे तो दिया नहीं हुआ है, मतलब इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसके बारे में कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है, दैट इज मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। लेकिन कुछ केसेस में 200 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। अब बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो जो है लॉ के हिसाब से आती है, मतलब HUF जो है उसकी एक अलग लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो आइदर ओरल या रिटन हो सकता है, बट रिटन जो है वो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि इन केस कोई लीगल एक्शन लेना होगा तो एज एन एविडेंस वो काम कर सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप में जो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, और यहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। और जैसे कि हम जानते हैं कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उस तरह से पार्टनरशिप फर्म को कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। शेयर नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि शेयर जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। पार्टनरशिप का खुद का परपेचुअल सक्सेशन यानी खुद का वजूद नहीं होता, मतलब जैसे कि कंपनी में क्या होता है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि किसी के आने जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि जो पार्टनरशिप है इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स के आने जाने से पार्टनरशिप बंद भी करी जाती है, या तो पार्टनरशिप टूट जाती है तो पार्टनरशिप फर्म ही टूट जाती है। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की।
तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये एक एक्ट जब आया 2008 में तब ये एग्जिस्ट हुई, और इसमें क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म की जाती है और इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, अब बात करें तो पार्टनरशिप, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक सेपरेट एंटिटी है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है क्योंकि एक तरह की कंपनी का इसको दर्जा दिया हुआ है। और यहाँ पे याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इसको अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसकी खुद की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है 2008 एप्लीकेबल है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और लॉ क्रिएट करती है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और जब इसमें कह ही दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो इसमें ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब बात क्या करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यानी हम कह सकते हैं एक तरह से आर्टिकल है पार्टनरशिप का। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए होते हैं जो कि पार्टनर्स ने डिस्कस किए होते हैं, और ये जो आइदर रिटन या ओरल होती है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो तब जो है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, सैलरी टू अ पार्टनर नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है तो लोन पे कंपलसरी 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर न्यू पार्टनर एडमिशन करना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट यानी उनकी मर्जी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में किस तरह से होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है पार्टनर्स का जो कैपिटल है सेम रहता है। इसमें दो तरह के बनते हैं अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट ड्राइंग अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो वो फिक्स कैपिटल जो रखते हैं वही रिकॉर्ड होती है, और करंट अकाउंट में जो उनके ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो है कैपिटल जो है फिक्स नहीं रहती, और यहाँ पे सारे चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। देखो मैं जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम चीज है कि करंट अकाउंट में जितनी भी इंट्रीज होती है रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट, ये सारी रिकॉर्ड होती हैं। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट या क्रेडिट कुछ हो सकता है, जबकि कैपिटल अकाउंट जो है जो जब फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो वहां पे करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है। और याद रखना फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि मैनेजर्स कमीशन किस तरह से दिया जाता है नेट प्रॉफिट पे। तो पहला है कि ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, यानी कि अगर कमीशन चार्ज करने से पहले अगर उसको कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट, यानी अगर 10% है सपोज तो 10% डिवाइड बाय 100 प्लस 10, तो इस तरह से। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो मेथड्स हैं सिंपल मेथड, जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, लाइक अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ्स, जितने मंथ से डिवाइड बाई 12। और जो प्रोडक्ट मेथड होती है उसमें क्या करते हैं कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। देन जो मंथली ड्राइंग्स होती है उसका इंटरेस्ट कैसे होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ये फॉर्मूलाज आप याद रखना। अब बात ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड किस तरह से होगा, अगर मंथली हुआ और ये जो है बिगिनिंग में हुआ तो 6.5, मिडल में हुआ तो 5.5, और ड्राइंग जो मिड में की जाती है यानी कि जैसे कि अगर एवरी एवरी मंथ के बिगिनिंग में हुआ तो 6.5 हुआ, और अगर जो है मंथ के लास्ट में हुआ तो 5.5, और अगर मंथ के बीच में किया गया तो 6। ये देखो ये एवरेज पीरियड याद रखना आप, ये फॉर्मूलाज तो पूछे ही जाते हैं। लेकिन अगर जैसे क्वार्टर है, क्वार्टर के जो है बिगनिंग में हुआ तो 7.5, लास्ट में हुआ तो 4.5, और अगर मिड मिड ऑफ क्वार्टर में हुआ तो 6। हाफ ईयरली में क्या होगा कि ईयर के स्टार्टिंग में अगर हुआ तो 3.5, लास्ट में हुआ तो 2.5, और मिड में हुआ तो 3 आएगा। रिकंस्ट्रक्शन या हम कह सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि ये कब होता है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप फॉर्म जो है
उसमें कोई बदलाव हुआ और फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकंस्टिट्यूशन कब होता है? कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बदला जाता है, या तो कोई न्यू पार्टनर एडमिट किया, या तो कोई पार्टनर रिटायर हुआ, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ये दो पार्टनरशिप फर्म्स का अमालगमेशन हुआ, मर्जर। ठीक है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। अब बात करते हैं गुडविल। गुडविल क्या है? तो गुडविल हम कह सकते हैं ये एक तरह का रेपुटेशन होता है, इमेज होता है, क्रेडिट वर्दीनेस, ये गुड नेम कह सकते हैं, या किसी बिजनेस का पॉपुलरिटी, फेमस, ऑनर, फेम। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये जो है बिजनेस के अच्छे काम की वजह से, मतलब कि बिजनेस की रेपुटेशन या उसके नाम की वजह से क्रिएट होती है। गुडविल का एक पावर होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं गुडविल क्या है। तो गुडविल एक टूल है जिससे हम एडिशनल प्रॉफिट कर सकते हैं। गुडविल का जो नेचर होता है दैट इज कैट, डॉग एंड रेट। ठीक है, याद रखना कौन कौन से होते हैं, कैट, डॉग एंड रेट। सबसे अच्छी अगर गुडविल होगी तो डॉग आप याद रखना। ठीक है, क्यों डॉग गुडविल, क्योंकि जैसे डॉग जैसे वफादार होता है, सेम वे में आप याद रखना कि उसकी वफादारी की वजह से, तो उसी बेसिस पे गुडविल को कैटेगराइज किया गया। सबसे अच्छी वाली अगर बोले तो डॉग याद रखना। ठीक है, नाउ जो गुडविल क्या होती है कि बिजनेस का जो है उसके एसेट से ज्यादा जब वैल्यू होता है दैट इज, तो वो हुआ गुडविल। गुडविल को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो परचेस गुडविल बहुत बार क्या होते हैं कि बहुत बार खरीदी जाती गुडविल तब रिकॉर्ड होती है। याद रखना जब गुडविल परचेस की जाती है तो रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन जो गुडविल बिजनेस के खुद के कामों की वजह से यानी सेल्फ जनरेट होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो रिकॉर्ड होता है। ऐसे तो बहुत सारी मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, लेकिन यहाँ पे कुछ हम देखते हैं दैट आर। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। ऐसे तो इसकी बहुत सारी मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे हम चार डिस्कस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इनके सबके आपको फॉर्मूलेज याद रखने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि लाइक गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे में मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने नंबर का प्रॉफिट दिया होगा उसका हमें टोटल करना है एंड उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से। देन सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हो दैट इज सुपर प्रॉफिट। सो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम वे फॉर्मूला गुडविल का सेम ही रहेगा जैसे ऊपर है, जैसे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर रहेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो हमें एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो मिलता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट जो माइनस करेंगे दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो ये मिल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। ना कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, यहाँ पे आपको क्लियरली बोला विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कभी कभी सुपर प्रॉफिट भी होता है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, ये फॉर्मूला है। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स यानी एसेट्स माने लायबिलिटीज। और अगर ये विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। अब सुपर प्रॉफिट जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। एन्युटी मेथड जब होगी, तो अगर एन्युटी मेथड में अगर पीवी की जो वैल्यू है अगर लेस देन 1 है तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की मोर देन ₹100 है, देखो याद रखना अगर प्रेजेंट वैल्यू यानी जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की अगर लेस देन 1 है तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। लेकिन आज ज्यादा हुई ₹1 से तो सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, नाउ अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर को जो है बहुत सारे रीजंस की वजह से एडमिशन किया जाता है, जैसे कि कैपिटल के लिए बहुत बार
फर्म को कैपिटल चाहिए होता है, बहुत बार गुडविल के लिए, ठीक है, बहुत बार अच्छा एक्सपीरियंस या एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए होता है, देन एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है। इसके बारे में सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए, उन सभी की मर्जी होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले न्यू पीवी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो है डिसाइड करना होता है, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट होती है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, लास्ट इज बैलेंस शीट। इसके बारे में कैलकुलेशन वाले वीडियोस मैंने ऑलरेडी अलग से बताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप वहां से देख लेना, पोर्टल पे अवेलेबल है इसके बारे में ना। सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो मतलब कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रखना। अगर दो चीजें याद रखना कि अगर कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है फर्म में, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में देते हैं। अब बात करोगे आप सेक्रीफाइस रेशियो क्यों आता है, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर जो पहले से हैं उन्होंने क्या किया, अपने कुछ शेयर को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए कि वो नए पार्टनर को शेयर दिया जा सके, ठीक है, इसीलिए सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अगर जो है गुडविल ऑलरेडी अगर ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है तो इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ले लेते हैं। अगर कोई न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया है, देखो कह रहे हैं कि वो गुडविल लेके आता है बट कैश में नहीं लेके आया है, तब क्या होगा, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना जब एडमिशन होता है पार्टनर का, तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेते हैं। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के, तो ये जो है रिवोल्यूशन अकाउंट एडमिशन होता है जब न्यू पार्टनर का, उस टाइम बनाया जाता है असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू रिवोल्यूट करके प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, याद रखना। रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, और यहाँ पे जो बैलेंस होता है इस अकाउंट का वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है। नौ, जब जो है कोई पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट हुआ तो वहां पे क्या होगा, गेन रेशियो होता है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है तो उनको गेन हुआ, तो यहाँ पे होता है रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपको गेन रेशियो मिलेगा। अब याद रखना यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो मतलब ये पार्टनर जा रहा है जिसकी डेथ हुई या रिटायर हुआ है, तो उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरमेंट जो ले रहा है पार्टनर, ये डेथ हुई, उस सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर भी रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बस यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है रिवोल्यूशन अकाउंट का, ये सारे पार्टनर जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है गुडविल की वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। याद रखना कि जो डिसीज पार्टनर का जो शेयर होता है या रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में लेते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट की जाती है दो मोड में होती है, कैश के थ्रू मतलब कैश बैंक के थ्रू, और जो रिमेनिंग बचता है वो एज अ लोन दे दिया जाता है। अब याद रखना अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि किस तरह से पेमेंट करनी है जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसको उसके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सपोज ए रिटायरिंग पार्टनर है, तो ए रिटायर हो रहा है, तो अब पता नहीं है कि इसको जो अमाउंट ड्यू दी जाएगी कैसे दी जाएगी, तो आप डायरेक्ट याद रखना ए लोन अकाउंट करके उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, ओके। ये सारे रेशियोज में कैलकुलेट नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमें दूसरे सेशन भी लेने हैं, लेकिन इसके बारे में हमने पहले से डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कब डिसोल्व होती है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है या तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ,
ये तो पार्टनरशिप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी वजह से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि बिजनेस को क्लोज नहीं करना है, ठीक है, इससे क्लोज नहीं होता, जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप टूटी है तो बिजनेस क्लोज हो ही जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत बार रिलेशनशिप चेंज होती है तो वहां पर भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का। और ये वॉलेंट्री कंपल्सरी नहीं है, जो पार्टनर है अपनी कंसेंट से कर सकते हैं। इसके रीजन जो होते हैं, पार्टनरशिप टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या तो जिस टर्म के लिए बनी थी पार्टनरशिप उसकी एक्सपायरी होगी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप, तो देख लिया हमने, पार्टनरशिप टूटने से पार्टनरशिप पूरी मतलब बिजनेस क्लोज नहीं होता, याद रखना, ठीक है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है तो क्या होता है, फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है, मतलब काम करना बंद हो जाती है, जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, फर्म्स कम्स टू एन एंड। देन जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं वो पेड ऑफ करती है फर्म, और पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और जो पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है होता है वो वॉलंटरी और कंपल्सरी भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो जितने भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑल पार्टनर वो सारा डिसकंटिन्यू या ब्रेक हो जाता है। अब बात करते हैं, ओके, डिसोल्यूशन जो फर्म होता है, तो मैंने बताया ना आपको कि वॉलेंटरी भी होता है, यानी हम कह सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट में होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, बहुत बार कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, या किसी इवेंट के हैपन होने से, यानी वो कंप्लीट हो गया वो इवेंट जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी उसके बाद, या तो कई बार क्या होता है नोटिस के जरिए भी डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब सारे पार्टनर्स अपनी मर्जी से नोटिस के थ्रू डिसॉल्व कर देते हैं फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या होगा कि मतलब कि बहुत बार क्या होता है, जो कोई पार्टनर या कुछ इंसैनिटी यानी पागल हो गया, या कुछ परमानेंटली वो बिजनेस काम नहीं हो सकता, उसमें कुछ ऐसा हो गया, मिसबिहेवियर हुआ किसी पार्टनर का, या तो कोई एग्रीमेंट है उसमें कुछ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ, मतलब कि कुछ उसमें ब्रीच किया गया, या तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की वजह से, ठीक है। देन कंटिन्यूअस लॉस, ठीक है, बहुत बार क्या होता है बिजनेस कंटिन्यूअस लॉस करता है, उस वजह से भी जो है कोर्ट ऑर्डर देती है कि ऐसे बिजनेस को बंद करना होगा। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 40 से लेके 44 में दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, चार चीजें बनती है, याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक, इतना बनता है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म जब ब्रेक होती है तो इसको बना के जो है जो असेट्स होती हैं उसको बेच के डिस्पोज करके जो है जो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस उससे जो है सारे डेब्ट्स पे किए जाते हैं, और ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है इस अकाउंट का वो सारे पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। जितने भी असेट्स होते हैं फर्म के, कैश और बैंक को छोड़ के, वो सभी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होते हैं इस अकाउंट में। और जो फिक्टिशियस असेट्स होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। देन जो प्रोविजन किया जाता है अगेंस्ट एनी एसेट, अगर किसी तरह का प्रोविजन किया गया है तो वो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पार्टनर्स लोन। तो अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है तो ये उस पार्टनर के लोन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर जो है लोन किसी थर्ड पार्टी ने दिया है तो ये क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है कि डेबिट साइड सारे एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट कैश बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड होता है यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज होती है एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। तो इन इधर टू बैंक और कैश बैंक अकाउंट, इधर आएगा बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, ये फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। अब बात करें तो इधर टू बैंक और कैश एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, मतलब अगर किसी तरह का एक्सपेंस हुआ रियलाइजेशन का तो उसके लिए बैंक और कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा।
सेम वे में अगर जो है असेट्स को जो है बेच के जो अमाउंट रियलाइज हुई तो वहां पे बैंक और कैश अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। देन बात करते हैं कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एसेट लिया है किसी पार्टनर ने तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर जिसने लिया है उसका डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन अगर किसी लाइबिलिटी को ले लिया किसी पार्टनर ने या किसी तरह का एक्सपेंस पे किया तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरी चीज अगर प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर किसी तरह का लॉस होता है तो वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब याद रखना, अगर किसी ने लोन लिया है किसी पार्टनर ने तो ये कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू पास होगा, और किसी भी पार्टनर को अगर लोन दिया गया है तो वो जो है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। जब भी डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो गुडविल को एज अ फिक्स एसेट ट्रीट किया जाता है और इसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। देन जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो अधूरा पता नहीं क्या है। नाउ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, ये क्या है? ठीक है, तो जो है ये कहा जाता है कि तीन पार्टनर्स थे, गार्नर, मुर्रे एंड विल्किंस, और जो है फॉर इक्वल शेयर विद अनइक्वल कैपिटल, यानी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इक्वल शेयर वो करेंगे लेकिन अनइक्वल कैपिटल था। अब इसमें से विल्किन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया 1904 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो विल्किंस जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ था 1904 में, लेकिन उससे कुछ रिकवर नहीं किया गया, मतलब ऐसा कहा गया वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे कुछ रिकवरी नहीं हो पाई। अब इस केस की वजह से क्या हुआ था कि ये कहा गया, इस केस में ये जजमेंट आया कि जो है जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो जो है कैश लेके आएंगे, जो जो कैश ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ देयर शेयर, मतलब अपने शेयर के हिसाब से वो जो है इस इंसॉल्वेंसी को बेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल की डिफिशियंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की, उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स को उनके जो रेशियो है, मतलब जो लास्ट एग्रीड कैपिटल है यानी अपने कैपिटल रेशियो में वो इस इंसॉल्वेंसी को भुगतेंगे, ऐसा माना गया था इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है उसकी वैल्यू जानी जाती है, और शेयर वैल्यूएशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बिजनेस की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की जाती है यहाँ पे उसके शेयर्स की वैल्यू करके, एस्टिमेट करके। और यहाँ पे क्या है, एक अमाउंट नोट की जाती है हर एक शेयर ऑफ कंपनी पे जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब बात करते हैं तो मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस जो है शेयर का मे भी हो सकता है फेस वैल्यू से लेस देन भी हो सकता है या मोर देन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि शेयर्स वैल्यूएशन के कारण क्या है, रीजंस क्या है। तो बहुत बार अमालगमेशन होता है कंपनीज, यानी मर्जर एक्विजिशन या टेक ओवर, देन या तो बहुत बार क्या होता है शेयर्स को दूसरे टाइप्स के शेयर में कन्वर्ट करना होता है, या तो किसी भी कंपनी का एब्जॉर्प्शन हुआ, या कि बिजनेस को सेल किया गया, या तो कंपनीज का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन होता है शेयर। अब पर वैल्यू है ना, इसके बारे में जो है मतलब शेयर की जो वैल्यू है वो मेंशन की जाती है मेमोरेंडम ऑफ दी कंपनी में ना। मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू मतलब कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, इन दोनों के टोटल को डिवाइड किया जाता है बाय 2 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो मेथड्स जो हैं इसमें आती है नेट असेट्स मेथड, इनकम मेथड, फेयर वैल्यू मेथड एंड अर्निंग पर शेयर मेथड। अब बात करते हैं नेट असेट्स मेथड की। ठीक है, नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है, इसको दूसरे, पहले तो याद रखना है इसको दूसरे नामों से जाना जाता है, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। और इस मेथड से जो है एक पर्सन जो है जिसको सेफ्टी चाहिए होती है, जब वो शेयर परचेस कर रहा है उसको सेफ्टी का कंसर्न है, वहां पे जो है नेट एसेट मेथड यूज होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू वन शेयर यानी कि वैल्यू नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आपको एक शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करें वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कहाँ मिलेगी, तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर कैसे मिलेगी, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
अब वैल्यू ऑफ वन प्रेफरेंस शेयर कैसे मिलेगा? तो इसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नाउ सेकंड मेथड इज यील्ड, या जिसको इनकम मेथड कहते हैं, इसको भी दूसरे नामों से जाना जाता है, मार्केट वैल्यू मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इस मेथड में जो है ये तब जो है प्रिफरेबल होती है जब किसी पर्सन को जो है उसको इनकम का वो सोचता है, सेफ्टी नहीं, लेकिन उसके लिए इनकम पहले मायने रखती है, यानी कि शेयर खरीदने से पहले वो इनकम के बारे में सोचता है, देन ये मेथड काम आती है। और इस मेथड में जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू जो है दो वेज में कैलकुलेट की जाती है, बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप शेयर अमाउंट ऑफ वन शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे? तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनटू 100 डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। तो इसके लिए पहले वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो वैल्यू ऑफ वन शेयर जो है सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ ये है रेट ऑफ अर्नड इनकम इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ अर्नड इनकम कैसे आएगा? तो अर्नड इनकम डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये फॉर्मूलाज याद रखना आप, ठीक है ना। फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू इस मेथड को जो है एवरेज ऑफ एसेट बैकिंग एंड यील्ड बेस्ड मेथड कहते हैं। और ये मेथड वहाँ यूजफुल होती है जब भी किसी पर्सन जो है उसको इनकम भी चाहिए होती है, लेकिन वो रिस्क के बारे में भी सोचता है जब वो किसी तरह का शेयर परचेस करता है। देन फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू के लिए क्या होगा? इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय 2। इजिली आपको याद हो जाएगा। इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर के लिए वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के लिए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के लिए क्या होगा? रेट ऑफ अर्न इनकम इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ अर्न इनकम के लिए क्या होगा? तो अर्न इनकम डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। देन लास्ट मेथड इज अर्निंग पर शेयर मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है, तो ईपीएस ऑफ कंपनी डिवाइड बाय नॉर्मल ईपीएस इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। देन ऐसे ही इसके फॉर्मूलाज तो आपको याद ही रखने हैं। देन डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, देखो डबल एंट्री नहीं बोला है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहा गया है। तो जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है इसको पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न्स फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे कि अपने इंडिया में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और रेलवे जो पब्लिक यूटिलिटी कॉन्सर्न्स है वो इस सिस्टम के मुताबिक अकाउंट्स बनाते हैं। और ये जो है बहुत बड़ी बिग साइज कंपनीज यानी जॉइंट कंपनीज होती हैं जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर स्टैब्लिश की गई थी। डबल अकाउंटिंग सिस्टम को सबसे पहले इंग्लैंड में ही ओरिजिनेट हुआ था। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के लिए रेवेन्यू अकाउंट बनता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो फिक्स असेट्स एंड फिक्स लायबिलिटीज होती हैं उनको कैपिटल अकाउंट या रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। देन रेवेन्यू अकाउंट को जो है प्रिपेयर करते हैं वो सेम जैसा कि ट्रेडिंग कॉन्सर्न में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी तरह से रेवेन्यू अकाउंट होता है। नेट रेवेन्यू अकाउंट जो है वो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे उसकी तरह होता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन दीज कैपिटल्स ये सारे राइट साइड ऑफ अकाउंट में बनाते लिखते हैं, जबकि फिक्स असेट्स को जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट लिखते हैं। अब बात करें फ्लोटिंग असेट्स एंड फ्लोटिंग लायबिलिटीज, तो उनको जो है जनरल बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस ऑफ कैपिटल जनरल बैलेंस शीट में लिखते हैं। और बैलेंस जो होता है याद रखना, जो फ्लोटिंग असेट्स फिक्स के लिए तो हमने देख ही लिया क्या होता है, लेकिन जो है फ्लोटिंग असेट्स होते हैं, फ्लोटिंग लायबिलिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको जनरल बैलेंस शीट में दिखाते हैं और इसका जो बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सॉरी, जो कैपिटल अकाउंट ये वाला इसका जो बैलेंस होता है वो इस जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है वो तीन पार्ट्स में बनाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया लाइक रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पब्लिक डेब्ट, देन पब्लिक अकाउंट एंड थर्ड इज कंटिजेंसी फंड। गवर्नमेंट अकाउंट में जो एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको कंपेयर किया जाता है विद बजटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिससे फाइंड किया जा सके कि कितना सरप्लस या डिफिशिएंसी है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज में जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो प्रिपेयर नहीं किए जाते,
अब बात करें, जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं पूरी इंडिया के लिए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बेसिस पे ही किए जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कंपनीज को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो है फिर से क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, आइदर बिल्डिंग अप करके, मतलब कंपनी लिक्विडेट करके, या तो बिना लिक्विडेशन के, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी में जो बड़े बड़े बदलाव करने होते हैं, जो कंपनी लॉ के हिसाब से होते हैं, वो करे जाते हैं। और चेंजेस होते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट में। और बहुत बार जो है डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स के भी राइट्स में भी कुछ बदलाव होते हैं। अब बात करें रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे क्या होता है, कोई न्यू कंपनी नहीं बनती, ना ही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। इसमें दो तरीके होते हैं, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। देन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है, एक कंपनी लिक्विडेट होती है और वो जो है दूसरी कंपनी में, मतलब दूसरी कंपनी बनती है। अब बात करते हैं तो, 1 सेकेंड, बात करते हैं कि कंडीशंस क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि जो है जो एक्यूमुलेटेड लॉस या एबनॉर्मल लॉस होता है उसको राइट ऑफ किया जाता है। देन यहाँ पे जो है फिक्टिशियस असेट्स को भी राइट ऑफ किया जाता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है अच्छे होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। और जब जो है कोई चेंज होना होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, देन ऑल्सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है किया जाता है। और बहुत बार जो है कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही अलग अलग तरह के जो है शेयर्स होते हैं, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये इसलिए बनाया जाता है, मतलब कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी इफेक्ट्स देने के लिए। और जो है यहाँ पे जो है हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं, वो कुछ प्रिंसिपल्स की बेसिस पे होती हैं। ये कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा जब लॉस होगा, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा।